नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। विजन IFPT 365 करंट अफेयर्स 2020 के हम लोग पॉलिटी सेक्शन जो है वो देख रहे थे। तो राज्य व्यवस्था के इस सेक्शन में हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया है, यानी इससे पहले 3 वीडियो हम लोग जो है वो बना चुके हैं। आज हम लोग जो है वो चौथा वीडियो जो है जारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि नेशन वाइड NRC। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने के जो है वो स्पष्ट संकेत दिए हैं। अब NRC के बारे में देखते हैं। तो NRC वस्तुतः क्या होता है दोस्तों? देश के सभी वैध नागरिकों की एक सूची होती है NRC। इससे पहले जो है उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए सरकार ने अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि असम में NRC को अपडेशन का कार्य किया गया है, जिसमें से 19 लाख से अधिक आवेदक जो थे वो NRC के सूची में स्थान पाने में असफल रहे। ठीक है। नागरिकता के निर्धारण के लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, परंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व जन्मा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है। तो यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, परंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि 1 जुलाई 1987 या इसके पश्चात, परंतु 3 दिसंबर 2004, यानी कि इसमें एक बार संशोधन हुआ था 3 में। तो इसके पूर्व जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक जो है वो भारत का नागरिक हो। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, परंतु 3 दिसंबर 2004 यानी जो नागरिकता संशोधन 2003 में हुआ था वो लागू हुआ था, उसके पहले तक अगर कोई व्यक्ति जो है वो जन्म लेता है तो वो तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक, ठीक है, क्या हो, भारत का नागरिक हो। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या इसके भी पश्चात हुआ है तो वह उसी दशा में जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा यदि माता पिता दोनों उसके जन्म के समय क्या हों, भारत के नागरिक हों। ठीक है। तो आप लोगों ने 3 देखा, 26 जनवरी 1950 से और 1 जुलाई 1987 तक अगर कोई जन्मा है तो जन्म से नागरिक माना जाएगा। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया तो उसके जन्म के समय माता पिता में से अगर कोई एक भी है तब भी मान लिया जाएगा। लेकिन 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद अगर कोई जन्म लेता है तो उसके माता पिता दोनों को भारत का नागरिक होना अनिवार्य बताया गया है। ये बाद में दोस्तों इसको संशोधन कर दिया गया था और इसमें माता पिता दोनों को शामिल कर दिया गया, क्योंकि इससे होता क्या था कि अगर कोई अवैध प्रवासी आता है और यहाँ की किसी महिला से शादी कर लेता है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी भारत के नागरिक तुरंत बन जाते थे। तो इस प्रकार से जो है वो जो अवैध प्रवास होता था या अवैध प्रवासी के भी अगर बच्चे होते थे तो वो जन्म से ही भारत के नागरिक बन जाते थे। इस प्रकार से इसको बढ़ावा मिलता था, इसलिए इसको रोक दिया गया और ये प्रावधान कर दिया गया कि अब दोनों माता पिता दोनों जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद से। तो ये 3 पॉइंट है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही सावधानी से आप समझे रहिए। एग्ज़ाम में ये आपके ऐसे ही क्वेश्चंस दे करके पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसका एकमात्र अपवाद जो है वो असम था, जहां वर्ष 1985 के असम समझौते यानी कि असम अकॉर्ड के अनुसार 24 मार्च 1971 से पूर्व तक राज्य में आए व्यक्तियों को भारतीय नागरिक के रूप में वो नियमित किया जाना था। ये डेट आपको याद रखना है।
असम समझौता 24 मार्च 1971। तो इस संदर्भ में केवल असम में जो है वो 24 मार्च 1971 तक प्रवेश कर चुके विदेशियों की नागरिकता को नियमित करने की अनुमति जो है वो प्रदान की गई थी। देश के शेष भागों के संदर्भ में वह मौजूदा प्रावधान जो है 26 जनवरी 1950 के पश्चात देश के बाहर जन्म लेने वाले और उचित दस्तावेज़ों के बिना भारत में रहने वाले व्यक्तियों को विदेशी या अवैध प्रवासी जो है वो माना जाएगा। तो असम का विवाद हम लोगों ने देखा कि असम समझौता हुआ था, उसके अनुसार जो है 24 मार्च 1971 से पूर्व तक का ये डेट जो है आपको याद रखना है। अब आइए एनआरसी का मूल असम स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन और भारत सरकार के मध्य में 1985 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, जिसे मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है या असम समझौते के नाम से जाना जाता है, उसमें ये चीज़ें निहित हैं। समझौता जो है 1980 के दशक के प्रवासी विरोधी हिंसक आंदोलन का ये परिणाम था, इस नाते ये किया गया था। और इसमें जो है अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने हेतु जो है कई सारे खंडों का इसमें समावेश किया गया है। असम समझौते के पश्चात ही 1 जनवरी 1966 से पूर्व बांग्लादेश से आए सभी भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है। अब इसमें यह प्रावधान शामिल था कि उन सभी विदेशियों की पहचान की जाएगी जिन्होंने 25 मार्च 1971 के पश्चात असम में प्रवेश किया है। तत्पश्चात उन्हें अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 के तहत पता लगाकर निर्वासित किया जाएगा। इसमें निर्वाचक नामावली से विदेशियों के नाम हटाने का भी उपबंध किया गया था। तो असम में एनआरसी को असम समझौते के अनुसार जो है वो अपडेट किया गया था। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने। एनआरसी सूची में नाम दर्ज कराने में विफल जो लोग हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। तो जो लोग जो है नाम दर्ज करवाने में चूक गए हैं उनको सरकार ने आश्वासन दिया है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें विदेशी अथवा अवैध प्रवासी घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तत्काल जो है उन्हें अवैध प्रवासी घोषित नहीं किया जाएगा। अभी थोड़ा सा उनके लिए टाइम है कि वो अपना जो है फिर से चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे लोगों को विदेशी विषयक अधिकरण के समक्ष अपने पक्ष को रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी और इसके अतिरिक्त वे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी अपील दायर कर सकते हैं। तो राज्य सरकार जो है वो एनआरसी सूची से वंचित निर्धन लोगों को विधिक सहायता भी जो है वो प्रदान करती रहेगी। विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के अंतर्गत कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत आवेदक पर निर्भर करता है, ना कि राज्य पर। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार के कार्य को किस प्रकार जो है वो संपादित किया जाए। तो ये थोड़ी सी कमियां हैं। अब डी मतदाता देखते हैं, काफ़ी फेमस है डी मतदाता। तो डी मतदाता वे मतदाता होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा उनके उचित नागरिकता प्रमाण पत्रों के कथित अभाव के आधार पर मताधिकार से वंचित कर दिया है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, डी मतदाता। यानी कि नागरिकता प्रमाण पत्र के अभाव में अगर उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया है सरकार द्वारा तो डी मतदाता कहलाते हैं और उनका समावेशन विदेशी विषयक अधिकरण के निर्णय पर जो है वो आगे निर्भर करेगा। संबंधित तथ्य थोड़ा सा देखेंगे। हाल ही में विदेशी नागरिकों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने हेतु सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जिला अधिकारियों को सशक्त करने हेतु विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण आदेश 1964 को जो है वो संशोधित किया गया है। और इसके बारे में और अधिक हमें नहीं जानना है।
तो चलिए अगला देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो हाल ही में संसद द्वारा दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अधिनियमित किया गया, जिसके माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। और अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखें नागरिकता को लेकर के, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कोई भी उपबंध करने हेतु सशक्त करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, लेकिन जो हमारा संविधान है उस संविधान में भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाएगा और कैसे छीना जाएगा, इन सब से संबंधित दोस्तों प्रावधान नहीं था। तो उसको जो है एक अनुच्छेद 11 है उसमें लिखा था कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, तो उसी का प्रयोग करते हुए संसद ने कानून बनाया था नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, बाद में इसमें कई सारे जो है वो संशोधन होते रहे। नागरिकता संशोधन अधिनियम फिर 2003 में यह प्रावधान किया गया कि जो अवैध प्रवासी हैं उनका पंजीकरण या देशीयकरण दोनों के माध्यम से नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए वो पात्र नहीं होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) अवैध प्रवासी को ऐसे विदेशी के रूप में परिभाषित करती है जो चलिए पासपोर्ट एवं वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा वैध दस्तावेज के साथ देश में प्रवेश करता है लेकिन उसमें जो समयावधि दी गई है उससे अतिरिक्त समय तक रहता है। ठीक है, चलिए तो अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान देखते हैं। CAA। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले अवैध प्रवासियों को इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा। चीज़ें ध्यान देना है, यदि वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से हैं, और यदि वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित हैं, और यदि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है, वे संविधान की 6ठी अनुसूची में सम्मिलित कुछ जनजातीय क्षेत्रों जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या इनर लाइन परमिट ILP, इसकी चर्चा जो है दोस्तों पिछले वीडियो में की गई है बढ़िया से, तो आप उसको देख लीजिए। ILP क्या होता है, के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में नहीं रह रहे हों। ठीक है, तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उसमें, या फिर ILP के तहत जो राज्य आते हैं उनमें वो ना रह रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलांग जो असम में रहते हैं, गारो हिल्स मेघालय, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला शामिल है। तो इतनी बातें हो गई। तो अवैध प्रवासी उनको नहीं समझा जाएगा जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से हैं। पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों से जो है वो आए हुए हैं। और चौथा जो है वो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है। और इसके कुछ जो है प्रोहिबिशन हैं कि जैसे 6ठी अनुसूची में शामिल इन राज्यों में ना रह रहा हो, और ILP के तहत जो है जो राज्य हैं उनमें ना रह रहा हो, और जनजातीय क्षेत्र ये जो दिए गए हैं इसमें ना रह रहा हो। ठीक है, तो ऊपर के ये जो जाति दिए गए हैं और ये देश दिए गए हैं और ये दिए गए हैं, ये जो है होने चाहिए, और ये जो आपके 1-2 दिए गए हैं ये नहीं होना चाहिए। तो अवैध प्रवासन या नागरिकता के संबंध में प्रवासियों की इन श्रेणियों के विरुद्ध जो है सभी कानूनी कार्यवाहियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी। प्रवासियों के उपयुक्त श्रेणी के लिए देशीयकरण की अवधि जो है
वो 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले 11 साल जो है था, अब उसे 5 साल कर दिया गया है। 1955 का अधिनियम एक व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता अर्जन के लिए आवेदन करने की अनुमति जो है वो प्रदान करता है, यदि वह निम्नलिखित योग्यताएं पूरा करता हो। तो अब देखिए देशीयकरण के लिए कौन कौन सी जो है वो योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। यदि वह भारत में रह रहा हो और विगत 12 माह से भारत सरकार की सेवा में हो तथा विगत 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति देशीयकरण द्वारा नागरिकता अर्जन के लिए आवेदन कर सकता है। प्रवासी भारतीय नागरिकता OCI के बारे में देखेंगे तो पंजीकरण को रद्द करने के लिए आधार, तो इस संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि OCI के पंजीकरण को जो है वो रद्द कर सकती है। ठीक है, तो जो OCI है वो OCI कार्ड धारक नागरिकता अधिनियम या केंद्र द्वारा अनुसूचित या किसी अन्य कानून का यदि वो उल्लंघन करता है, हालांकि कार्ड धारक को सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। तो यह अधिनियम प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार OCI पंजीकरण को निम्नलिखित 5 आधारों पर रद्द कर सकता है। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? धोखाधड़ी के माध्यम से यदि पंजीकरण कराया हो तो, भारत के संविधान के प्रति अनादर और असंतुष्टि प्रकट कर किया हो तो, और युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संबंध हो, भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक हित की आवश्यकता होने पर, और पंजीकरण को 5 वर्ष के भीतर OCI कार्ड धारक को 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास की सज़ा मिलती है। तो इतने सारे वो आधार हैं जिन आधारों पर जो है केंद्र सरकार OCI के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। ठीक है, चलिए अब नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में देखते हैं। तो यह भारत में जन्म, अवजनन, रजिस्ट्रीकरण, देशीयकरण और राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र समाविष्ट होने के आधार पर नागरिकता अर्जित करने का प्रावधान करता है। अधिनियम जो है वो अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता अर्जित करने से जो है वो प्रतिबंधित करता है, और जो अवैध प्रवासी हैं उनको ऐसे विदेशी नागरिकों के रूप में परिभाषित करता है जो बिना पासपोर्ट के आ गए हैं और या जो टाइम दिया गया है उससे ज़्यादा टाइम तक जो है भारत में रह गए हैं। ठीक है, तो अवैध प्रवासी माने जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने SC/ST अत्याचार अधिनियम जो है 1989 में सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को वो बरकरार रखा है। ठीक है, काफ़ी विरोध हुए थे इस पर, आप लोगों ने देखा होगा। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों SC/ST अधिनियम 1989 के अंतर्गत क्या था कि अग्रिम जमानत पर रोक थी। ठीक है, अग्रिम जमानत पर रोक, सबसे बड़ी बवाल जो इसी पे हुई थी। प्रारंभिक जांच करने और अभियुक्त की गिरफ्तारी से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को अप्रभावी बनाने हेतु इस अधिनियम में एक नई धारा 18A अंतः स्थापित की गई है। और यह भी प्रावधान किया गया है कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में इस अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC के तहत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का ही अनुपालन किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य विवाद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु इस अधिनियम को प्रभावहीन बना दिया था। ठीक है, तो सारी बातें। SC/ST एक्ट जो है 1989 के बारे में देखते हैं। तो वर्ष 1955 में SC/ST समुदाय के लोगों के मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट को अधिनियमित किया गया था। इसके बावजूद भी उनके विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं वो लगातार जारी रहीं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा 1989 में एक सशक्त अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट जो है वो लाया गया।
इस अधिनियम के तहत SC/ST के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा SC/ST के समुदाय के लोगों के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचार संबंधी अपराधों को रोकने के लिए प्रावधान है। अस्पृश्यता के अंत अनुच्छेद 17 और समता के अधिकार अनुच्छेद 14-15 को ये प्रोत्साहित करता है। ऐसे अपराधों की जांच और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए विशेष न्यायालयों की जो है वो स्थापना का प्रावधान करता है। यह केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु वो नियम बनाने के लिए भी अधिकृत करता है। केंद्र सरकार इसके लिए नियम बना सकता है। ठीक है, चलिए अब इस अधिनियम के तहत क्या होगा दोस्तों कि SC/ST समुदाय के लोगों को आत्मसम्मान की क्षति पहुंचाने, उन्हें आर्थिक, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित करने तथा भेदभाव, उत्पीड़न और विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग आदि से संबंधित अपराधों को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कृत्यों से संबंधित जो 22 अपराध हैं उनको जो है सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, 22 अपराध शामिल हैं इसमें, तो ये आपको ध्यान देना है। इस अधिनियम को जो है वो संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा जो है वो लागू किया जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा लागू किया जाता है। और बाकी इस अधिनियम में वर्ष 2016 में फिर संशोधन किया गया था, जिसके तहत ये भी प्रावधान था कि अगर कोई जूतों की माला आदि जैसे अत्याचार पूर्ण कृत्यों की अपराध की श्रेणी में फिर वो शामिल कर लिया गया कि अगर कोई जूता की माला पहनाता है तो वो भी जो है अत्याचार पूर्ण कृत्यों के अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसके अतिरिक्त फिर इस संशोधन के माध्यम से पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया गया और लोक सेवकों द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही को परिभाषित किया गया। ठीक है, तथा संभावित अपराधों को समाविष्ट करने जैसे अन्य प्रावधान भी आपके इसी में शामिल किए गए। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं कि आधार रिपोर्ट सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि आधार के लागू होने के 10वें वर्ष पर भी जो है 10वें वर्ष पर एक डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म जिसका नाम है डालबर्ग द्वारा स्टेट ऑफ आधार ए पीपल्स पर्सपेक्टिव नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो किसने जारी की? डालबर्ग ने, और उसका नाम क्या था? स्टेट ऑफ आधार ए पीपल्स पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपके ये ज़रूर पूछा जाएगा अगर आया तो।